नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट डीआरडीओ की तरफ से है। यह अपडेट स्पेशली जीटीआरई यानी गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से सामने आया है, जो कि अभी इंडिजिनस एरो इंजन डेवलपमेंट पर काम कर रही है। सोर्सेज के मुताबिक जीटीआरई की तरफ से अभी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को एक प्रपोजल को सबमिट किया गया है, जिसमें उन्होंने इंडियन एयरफोर्स के 2 Su-30 MKI फाइटर जेट को फ्लाइंग टेस्ट बेड के तौर पर इस्तेमाल करने का रिक्वेस्ट किया गया है। आमतौर पर एरो इंजन को टेस्ट करने के लिए बड़े एयरक्राफ्ट को फ्लाइंग टेस्ट बेड के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, मॉडिफाई किया जाता है, लेकिन अभी एक बड़े साइज की फ्लाइंग टेस्ट बेड को तैयार करने में काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और इसके लिए काफ़ी समय भी लगने वाला है। इसी वजह से अभी जीटीआरई की तरफ से अपनी एरो इंजन डेवलपमेंट को फास्ट ट्रैक करने के लिए इंडियन एयरफोर्स से 2 Su-30 MKI को लेने का फैसला किया जा रहा है, जिसको कम समय के अंदर ही फ्लाइंग टेस्ट बेड के तौर पर मॉडिफाई किया जा सकता है। अभी जीटीआरई का प्लान है कि इन 2 Su-30 MKI जेट को एक्स्ट्रा इंस्ट्रूमेंट से इक्विप किया जाएगा, जिसके बाद इनको रियल टाइम फ्लाइंग टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इससे इंडिजिनस एरो इंजन की सभी प्रकार की कंपोनेंट की परफॉर्मेंस को, रिलायबिलिटी को और सेफ्टी पैरामीटर को एक एक करके चेक करना संभव हो पाएगा। अभी के लिए हम किसी भी तरह की फ्लाइट टेस्ट को करने के लिए रशिया या फ्रांस के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, लेकिन इसमें काफी सारा वक्त लग जाता है और एक सिंगल टेस्ट को करने के लिए हमें 6 से 8 महीने तक वेट करना पड़ता है। लेकिन खुद के पास टेस्ट बेड होने की वजह से हम जब चाहे अपनी इंजन को टेस्ट कर सकते हैं या फिर किसी भी पैरामीटर को वैलिडेट कर सकते हैं। इससे हमें फ्यूचर में एरो इंजन को डेवलप करने में या हमारे फ्यूचर एरो इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम में डिले का सामना नहीं करना पड़ेगा या इसको फास्ट ट्रैक करना संभव हो पाएगा। पहले इसके लिए MiG-29 का इस्तेमाल करने का फैसला किया गया था, लेकिन अभी इसके लिए जीटीआरई की तरफ से Su-30 को सिलेक्ट करने का फैसला किया जा रहा है, जिसमें लार्जर थ्रस्ट क्लास की एरो इंजन को भी टेस्ट करना संभव हो पाएगा। अगला अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से है। इंडियन नेवी की तरफ से भी जल्दी एक बहुत ही बड़ी टेंडर को ओपन करने की बात सामने आई है, जिसमें 4 लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक यानी LPD वेसल को खरीदने का फैसला किया गया है। इस प्रोजेक्ट की कीमत लगभग 80,000 करोड़ के आसपास होने वाला है, जो कि अब तक के सबसे बड़े सरफेस वॉरशिप कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में से एक होने वाला है, क्योंकि इन वेसल का डिस्प्लेसमेंट लगभग एयरक्राफ्ट कैरियर के बराबर होने वाला है। कंपटीशन के बारे में बात करें तो हमारे देश के बड़े प्लेयर जैसे कि L&T शिपयार्ड, मझगांव डॉक लिमिटेड, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड और हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। और ये सभी कंपनी फॉरेन कंपनी के साथ जैसे कि स्पेन की नवंतिया, फ्रेंच नेवल ग्रुप, इटली की फिनकैंट्री के साथ मिलकर अपना अपना ऑफर इंडियन नेवी के पास सबमिट करने वाले हैं, लेकिन इन वेसल को पूरी तरीके से भारत में बनाया जाने वाला है। अब थोड़ा समझते हैं कि LPD वेसल क्या होता है। इन्हें आमतौर पर फ्लोटिंग बेस भी कहा जाता है। ये एक तरीके की एम्फीबियस असॉल्ट शिप होता है, जिनको ट्रोप्स, टैंक्स और व्हीकल को समंदर के शोर तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि आम नेवल वेसल डायरेक्टली शोर तक अप्रोच नहीं कर सकते। और अभी जो LPD वेसल को बनाने का प्लान किया जा रहा है, ये और भी एडवांस वेसल होने वाला है, क्योंकि इनमें अभी फिक्स्ड विंग नेवल ड्रोन्स को ऑपरेट करने की कैपेबिलिटी होने वाली है, जो रिकॉनेंस के साथ साथ स्ट्राइक मिशन को भी परफॉर्म करने में सक्षम होने वाले हैं। मतलब एक तरह से ये एक ड्रोन कैरियर की तरह काम करने वाला है, जिसे जरूरत पड़ने पर हेलीकॉप्टर कैरियर के तौर पर भी इस्तेमाल करना संभव हो सकता है। आमतौर पर ऐसे वेसल को दुश्मन के आइलैंड पर अटैक करने के लिए या कैप्चर करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन जैसे कि अभी भारत के सामने वैसे कोई सिचुएशन नहीं है, तो इसे बस डोमेस्टिक वाटर में ऑपरेट किया जाने वाला है, जहां पर हमारी आइलैंड टेरिटरी को सेफ रखने के लिए इनका डिप्लॉयमेंट किया जा सकता है। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से है। दोस्तों, अभी के हालात में इंडियन एयरफोर्स की फाइटर जेट्स को अगर किसी मिसाइल सबसे ज्यादा खतरा है तो वो पाकिस्तान और चाइना की PL-15 मिसाइल है, क्योंकि फिलहाल इंडियन एयरफोर्स के पास ऐसा कोई मिसाइल अभी मौजूद नहीं है जो कि PL-15 की रेंज को मैच कर सकता है। हालांकि मिट्योर मिसाइल इसको मैच कर सकता है, लेकिन मिट्योर मिसाइल सिर्फ रफाल तक ही लिमिटेड है और अभी तक इनको रफाल में इंटीग्रेट किया गया फिर नहीं किया गया, इसको लेके भी कोई क्लियर डाटा नहीं मिल रहा है। तो जब तक अस्त्र मार्क 2 सर्विस में एंटर नहीं करता है, तब तक PL-15 हमारे एयरक्राफ्ट के लिए BVR फाइट में प्रॉब्लम को क्रिएट करने वाला है। अभी सुनने को मिल रहा है कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी अपने फाइटर जेट के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट को अपडेट किया गया है और अभी इसमें चाइना की PL-15 एयर-टू-एयर BVR मिसाइल की सीकर सिग्नेचर और कैरेक्टरिस्टिक को शामिल कर दिया गया। ये एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट होने वाली है, जो कि इंडियन एयरफोर्स को नए इमर्जिंग थ्रेट को काउंटर करने में हेल्प करने वाले हैं। यानी कि अभी इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट को PL-15 से डरने की कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली है।
आप सभी को पता होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की तरफ से अंधाधुंध तरीके से अपनी PL-15 मिसाइल को इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट के ऊपर फायर किया गया था और इसमें से ज्यादातर मिसाइल को भारत में अलग अलग जगह पर रिकवर किया गया था, जिसमें से कुछ सीकर और बाकी कंपोनेंट भी सही सलामत पाए गए थे, जिसके बाद इनको DRDO की तरफ से स्टडी किया जा रहा था और अभी पता चला कि इन मिसाइल को काउंटर करने के लिए प्रॉपर काउंटर मेजर सिस्टम को भी इंडियन एयरफोर्स के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम में इंटीग्रेट कर दिया गया। अब इंडियन एयरफोर्स के लिए इसका फायदा ये होगा कि अपडेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट के थ्रू हमारे फाइटर जेट अभी PL-15 मिसाइल को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं और इसकी टारगेटिंग सिस्टम को जैम में कंफ्यूज कर सकते हैं या इवेड कर सकते हैं। इससे हमारे पायलट को बेहतर सिचुएशनल अवेयरनेस मिलने के साथ साथ सर्वाइवलिटी भी काफी हद तक इंप्रूव होने वाला है और फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट में PL-15 को डॉज करने की चांसेस काफी हद तक इंप्रूव होने वाला है। अगला अपडेट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से है। HAL के चेयरमैन की तरफ से भी बात कंफर्म किया गया कि MBDA की तरफ से डेवलप किए गए एडवांस शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल यानी एसरा मिसाइल को अभी तेजस मार्क 1 के लिए प्राइमरी क्लोज कॉम्बैट मिसाइल यानी कि CCM के रूप में इस्तेमाल किया जाने वाला है। अभी इस मिसाइल का इंटीग्रेशन वर्क चल रहा है और जैसे ही वैलिडेशन कंप्लीट होगा उसके तुरंत बाद ये R-77 मिसाइल को रिप्लेस करने वाला है। अभी के लिए तेजस मार्क 1 या तेजस मार्क 1 स्टैंडर्ड में R-73 मिसाइल के अलावा पाइथन 5 मिसाइल को भी इंटीग्रेट किया जा चुका है, जो कि 360 डिग्री का एंगेजमेंट कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है, जो कि किसी भी डॉग फाइट में तेजस को अपने ओपोनेंट के खिलाफ अनपैरेलल एडवांटेजेस को दिलाने वाला है। लेकिन अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से बताया गया कि भले ही पाइथन 5 दुनिया का सबसे एडवांस क्लोज क्वार्टर मिसाइल है, लेकिन अभी तेजस में असरा मिसाइल को स्टैंडर्ड क्लोज क्वार्टर मिसाइल के तौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला है। अब थोड़ा असरा मिसाइल की टेक्नोलॉजी पर फोकस करते हैं। ये एक 4th जनरेशन की हीट सीकिंग मिसाइल है जिसको लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च मोड में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें हाई ऑब्बोर साइड एंगेजमेंट के अलावा ये मिसाइल 25 किलोमीटर की रेंज के साथ आने वाला है। इसका एडवांस इमेजिंग इन्फेट सीकर मॉडर्न काउंटर मेजर सिस्टम को भी बाईपास करने में सक्षम है और ये R-73 के कंपैरिजन बहुत ही बड़ा अपग्रेड होने वाला है। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी इस मिसाइल को सिर्फ अपनी तेजस फ्लीट में ही नहीं बल्कि अपनी पूरी फ्लीट में इस्तेमाल करने का प्लान किया जा रहा है, जहां पर मिराज 2000 और हमारे रफाल जैसे एयरक्राफ्ट जो होंगे वो माइका सीरीज की मिसाइल का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उसके बाद हमारे जितने भी रशियन ओरिजिन एयरक्राफ्ट होंगे या इंडियन ओरिजिन एयरक्राफ्ट होंगे उन सभी में R-73 मिसाइल के बदले अभी एसरा मिसाइल का इस्तेमाल किया जाएगा और धीरे धीरे करके एसरा मिसाइल R-73 को रिप्लेस करने वाला है। सबसे बड़ी बात यह कि एसरा मिसाइल को भी भारत में ही भारत डायनामिक लिमिटेड की तरफ से मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट किया जा रहा है और इसी वजह से भी पाइथन 5 की जगह पर एसरा मिसाइल को इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अपनी क्लोज क्वार्टर मिसाइल के तौर पर इस्तेमाल करने का प्लान किया जा रहा है। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी एक नया और बोल्ड स्टेप लेने की तैयारी किया जा रहा है, जिसमें वो अपने फाइटर जेट को अभी एंटी ड्रोन इंटरसेप्टर के रूप में कन्वर्ट करने का प्लान बनाया जा रहा है। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी एक सिस्टम को डेवलप करने के लिए स्टडी किया जा रहा है, जिसमें फाइटर जेट अपने विंग से छोटे छोटे ड्रोन को लॉन्च करने में सक्षम होने वाला है, जो लो कॉस्ट एंटी ड्रोन इंटरसेप्टर की तरह काम करने वाले हैं। मॉडर्न बैटलफील्ड में ड्रोन काफी ज़्यादा थ्रेट को अभी क्रिएट करने लगे हैं। 2021 में जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन अटैक हुआ था और अभी रिसेंटली ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी हम ड्रोन अटैक का क्लियर एग्जांपल देख चुके हैं। ऐसे यूएवी सर्वेलेंस, रिकॉनेंस और इवन आर्म्ड स्ट्राइक को करने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं और उनको एंगेज करने के लिए अभी हम मोस्टली एंटी ड्रोन सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन बड़े साइज के ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करना इन सिस्टम के लिए बहुत ही मुश्किल होने वाला है और साथ ही एंटी ड्रोन सिस्टम की रेंज भी काफी लिमिटेड होता है। इसी वजह से अगर ये ड्रोन हमारे ऊपर स्टैंड अप वेपन का इस्तेमाल करते हैं, जो कि 20-25 किलोमीटर की दूरी से हमारे एंटी ड्रोन सिस्टम के ऊपर हमला करते हैं, तो एंटी ड्रोन सिस्टम की रेंज से बाहर रहकर ही हमारे ऊपर हमला कर सकते हैं। और अगर हम इनके खिलाफ ट्रेडिशनल एयर डिफेंस सिस्टम या मिसाइल का इस्तेमाल करते हैं तो ये इकोनॉमिकल नहीं होने वाले। इसी वजह से दुश्मन की ड्रोन को अभी दूर से इंटरसेप्ट करने के लिए इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी एक कॉस्ट इफेक्टिव सिस्टम को बनाने का प्लान किया जा रहा है और इसके लिए इंडियन एयरफोर्स की फाइटर जेट की विंग से कैमिकाजी ड्रोन को लॉन्च करने का प्लान किया जा रहा है, जो कि कॉस्ट इफेक्टिव होने के साथ साथ 25 से 30 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन की ड्रोन के साथ एंगेज करने में सक्षम होने वाले हैं। इन ड्रोन्स में AI बेस्ड नेविगेशन और टारगेटिंग सिस्टम मौजूद होने वाला है, जो कि लॉन्च होने के बाद अपने आप टारगेट को आइडेंटिफाई करके उसके साथ एंगेज हो सकते हैं और ये GPS डिनार्ड एनवायरनमेंट के अंदर भी ऑपरेट कर सकते हैं, यानी कि GPS जैम्ड एनवायरनमेंट के अंदर भी आसानी से काम करने में सक्षम होने वाले हैं। इसके अलावा इन ड्रोन्स में मल्टीपल तरह के पेलोड ऑप्शन भी मौजूद होने वाला है, जहां पर हम जरूरत के हिसाब से या मिशन के हिसाब से इनको चेंज कर सकते हैं, जिसमें हम हाई एक्सप्लोसिव वॉरेट का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर फ्रेगमेंटेशन वॉरेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इन ड्रोन को जरूरत पड़ने पर हमारे एयरक्राफ्ट स्वाम में भी डिप्लॉय कर सकते हैं, जो कि स्वाम अटैक करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।